जब भी हम अपनी धरती के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, है ना? लेकिन हमारी पूरी सभ्यता का जो असली आधार है वो है ये सपाट, दूर तक फैले हुए भूभाग, जिन्हें हम मैदान कहते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ये मैदान, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कैसे चुपचाप हमारी पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मैदानों के महत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। इसके बाद दुनिया के कुछ बड़े मैदानों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इनके भविष्य की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड है मैदानों का महत्व। देखिए, ये सिर्फ सपाट जमीन का टुकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए, आज के सबसे घनी आबादी वाले शहर और हमारी पूरी की पूरी खाद्य सप्लाई, इन सब की रीढ़ की हड्डी यही मैदान है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, मतलब 7 अरब से भी ज्यादा लोग, इन्हीं मैदानों पर रहना क्यों पसंद करते हैं? इसका जवाब सीधा सा है और 3 चीजों से जुड़ा है। खेती के लिए जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी, शहर बसाने और सड़कें बनाने के लिए बिल्कुल आसान जमीन, और व्यापार के लिए नदियों का फैला हुआ नेटवर्क। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये मैदान आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, हर मैदान की ना अपनी एक कहानी है, और इस कहानी को लिखा है प्रकृति की 3 सबसे बड़ी ताकतों ने: बहता हुआ पानी, खिसकते हुए ग्लेशियर्स और तेज उड़ती हुई हवा। इनमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है जलोढ़ मैदान। इनको बनाती हैं नदियां। हजारों लाखों सालों से नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी और छोटे छोटे कण लाकर इन मैदानों में बिछाती रही हैं, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाके हैं, बिल्कुल हमारे गंगा के मैदान की तरह। और जब बात गंगा के मैदान की हो ही रही है, तो बता दूं कि भारत के जो उत्तरी मैदान हैं, उनकी बनावट अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है। ये समझने के लिए कि एक मैदान कैसे बनता है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं। जैसे जैसे हम हिमालय से दूर जाते हैं, जमीन का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। ये 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है: भाभर, तराई, बांगर और खादर। ये जो क्रम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिए। सबसे पहले पहाड़ों के ठीक नीचे मिलता है भाबर, जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और नदियां इन पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं, मानो गायब हो गई हों। फिर जहां ये नदियां वापस जमीन पर आती हैं, वो इलाका है तराई, एक दलदली घने जंगलों वाला एरिया। इसके बाद आता है बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला थोड़ा ऊंचा मैदान है। और सबसे आखिर में नदी के ठीक बगल में है खादर, जहां हर साल बाढ़ आती है और नई उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा जाती है। अब बांगर और खादर के बीच का जो फर्क है, उसे समझना खेती के लिहाज से बहुत जरूरी है। खादर, जैसा कि हमने देखा, नदी के पास का निचला इलाका है, जहां हर साल ताज़ा मिट्टी आती है, इसलिए ये जमीन बेहद उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ बांगर नदी से दूर एक ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ मिट्टी पुरानी है और ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती। चलिए अब दूसरे प्रकार के मैदानों पर चलते हैं, हिमनद मैदान। इन्हें ग्लेशियरों ने, यानी बर्फ की विशाल चादरों ने बनाया है। जब हिमयुग के बाद ये ग्लेशियर पिघले, तो वे अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा, जिसे टिल कहते हैं, वहीं छोड़ गए। उत्तरी यूरोप और कनाडा के जो बड़े बड़े मैदान हैं, वो इसी प्रक्रिया से बने हैं, जहां अक्सर बहुत सारी झीलें और दलदल देखने को मिलते हैं। अगला प्रकार हवा से बनता है, लोएस मैदान। इसमें होता यह है कि हवा रेगिस्तानों से बहुत ही बारीक पीली धूल उड़ाकर लाती है और उसे हजारों सालों तक एक ही जगह पर जमा करती रहती है। इसी धूल को लोएस कहते हैं, और ये इतनी उपजाऊ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तरी चीन का मैदान। इनके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं, चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे तटीय मैदान, जो समुद्र के किनारे बनते हैं। फिर है कार्स्ट मैदान, जो चूना पत्थर जैसी चट्टानों के पानी में घुलने से बनते हैं। और हाँ, लावा मैदान, जो ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होकर फैलने से तैयार होते हैं। तो यहाँ हम सब कुछ एक साथ देख सकते हैं, चाहे वो नदी की लाई हुई मिट्टी हो, ग्लेशियर का छोड़ा हुआ मलबा हो, या फिर हवा की उड़ाई हुई धूल। हर मैदान के बनने के पीछे प्रकृति की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली प्रक्रिया है। ये हमें याद दिलाता है कि जमीन का हर टुकड़ा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मैदान कैसे कैसे बनते हैं।
तो चलिए अब एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करते हैं और दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मैदानों से मिलते हैं। आप देखेंगे कि हर महाद्वीप की कहानी कहीं न कहीं उसके मैदानों में ही लिखी है। अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं एशिया से। इसे सभ्यताओं का पालना यूं ही नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि यहीं पर दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर नदियों ने मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन जैसी महान सभ्यताओं को जन्म दिया था। और एशिया में सबसे ज्यादा जिक्र के काबिल है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सोचिए, ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है और इसका एरिया करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इसे बनाया है और आज ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां करोड़ों लोगों का पेट पलता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये पश्चिमी साइबेरियाई मैदान का आकार है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, सपाट, बिना किसी रुकावट वाला मैदान। ये इतना विशाल है कि इसमें पूरा का पूरा भारत समा सकता है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मैदानों ने तो दुनिया ही बदल दी। इनकी सपाट जमीन पर रेलवे लाइन बिछाना और फैक्ट्रियां लगाना आसान था, जिससे औद्योगिक क्रांति को रफ्तार मिली। और साथ ही इनकी उपजाऊ मिट्टी ने मॉडर्न मशीनी खेती की नींव रखी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स। इन्हें एक नाम दिया गया है विश्व का गेहूं का कटोरा। और ये नाम बिल्कुल सही है। यहाँ इतने बड़े पैमाने पर गेहूं, मक्का और सोयाबीन उगाया जाता है, जो पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब दक्षिण अमेरिका चलते हैं, जहां मैदानों का एक बिल्कुल अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। यहाँ आपको मिलेंगे विशाल नदी बेसिन और दूर दूर तक फैले घास के मैदान, जिन्हें वहाँ पंपास और लानोस के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के मैदानों की बात अमेज़न बेसिन के बिना तो अधूरी ही रहेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और यही घर है अमेज़न के वर्षावनों का। इन जंगलों को उनकी विशालता और भारी मात्रा में ऑक्सीजन बनाने की वजह से पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। हमारी ये यात्रा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खत्म होती है। अफ्रीका में देखिए, नील नदी की हर साल आने वाली बाढ़ ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी भरी पट्टी बना दी, जिसने महान मिस्र सभ्यता को जन्म दिया। और कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के सूखे दिल में है, जहां मरे डार्लिंग बेसिन उस देश की खाद्य सुरक्षा की चाबी है। तो हमने मैदानों के प्रकारों को समझा, दुनिया भर में उनका फैलाव भी देखा। अब आखिर में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाले कल के लिए इन मैदानों का क्या महत्व है और आज ये किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? मैदान असल में प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। ये एक जादुई कॉम्बिनेशन है, उपजाऊ मिट्टी, आसानी से मिलने वाला पानी और रहने लायक ज़मीन। इसी कॉम्बिनेशन ने इंसान को शिकारी से एक वैश्विक सभ्यता बनने तक का सफ़र तय करने में मदद की। और अंत में ये एक बड़ा सवाल, इन मैदानों ने हमें हज़ारों सालों से पाला पोसा है, संभाला है। लेकिन आज जब एक तरफ आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा सर पर है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मैदान हमारी मदद कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि कब तक। और इसका जवाब हम सबके कामों पर निर्भर करेगा।